में आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। हम हाजिर हैं आपके सामने 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें लेकर। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। आपसे कुछ देर बाद बीजेपी अपने सांसदों को ट्रेनिंग देगी। इसके लिए दिल्ली के पास सूरजकुंड में ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। ट्रेनिंग में सांसदों को बताया जाएगा कि कैसे संसद के अंदर और बाहर उन्हें अपना पक्ष रखना है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 187 सांसद पहली बार संसद पहुंचे हैं, जिन्हें संसद के नियमों और सलीकों के बारे में बताया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए बीजेपी सांसदों को 1000 रुपए का सांसद शुल्क भी देना होगा। उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी और राजनाथ सिंह तो समापन सत्र में लालकृष्ण आडवाणी संबोधित करेंगे। सरकार जल्द ही पेट्रोल और डीजल के टैक्स में कटौती करने का फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल पर लगाए जाने वाली स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में 1 रुपए और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर कम किया जा सकता है। टैक्स कम करने से पेट्रोल के दाम में 1 रुपए की कमी आएगी, लेकिन टैक्स कटौती के बावजूद डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियां डीजल को 2 रुपए पर घाटे पर ही बेचती हैं। अब खबरें मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की। व्यापम घोटाले मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सुरेश सोनी को नागपुर बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक भागवत ने सुरेश सोनी को व्यापम घोटाले पर सफाई के लिए बुलाया है। नागपुर में भैया जी जोशी भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ की ओर से भैया जी जोशी ही व्यापम मामले को देखेंगे। दरअसल घोटाले में गिरफ्तार कुछ आरोपियों ने पूछताछ में आरएसएस के पूर्व सर संघ चालक दिवंगत के सुदर्शन और सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी पर सिफारिश का आरोप लगाया है। व्यापम घोटाले में आरएसएस के कुछ नेताओं के नाम सामने आने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और संघ को इसकी कोई चिंता नहीं है। व्यापम के पूर्व कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी ने एसटीएफ को बताया कि पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने फूड इंस्पेक्टर पद के लिए उम्मीदवार मेहर कुमार की सिफारिश की थी। पंकज त्रिवेदी के मुताबिक मेहर आरएसएस के सुरेश सोनी के आदमी है। मेहर कुमार ने एसटीएफ को बताया कि वो केएस सुदर्शन के सहायक के तौर पर काम करते थे। उनकी नौकरी के लिए सुदर्शन ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को फोन किया था। मेहर कुमार ने बताया कि सुदर्शन ने कहा कि एग्जाम में उतने ही सवालों का जवाब दूं जितने मुझे आते हों, बाकी शीट खाली छोड़ दूं। मेहर ने बताया कि उन्होंने 50% सवालों के सही जवाब दिए। मेरिट लिस्ट में उनका 7वां नंबर आया था। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि व्यापम घोटाले से बीजेपी का असली चेहरा उजागर हुआ है। व्यापम घोटाले पर संघ का नाम उछलने के बाद संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने घोटाले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उधर भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी तेजी से सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कांग्रेसी अर्धनग्न होकर सीएम आवास के शुद्धिकरण के लिए पहुंचे। कांग्रेसी अर्धनग्न होकर सीएम आवास के शुद्धिकरण के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। हंगामा कर रहे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हंगामे के दौरान गिरने से कांग्रेसियों को चोटें भी आई। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे को चोट लग गई और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। व्यापम घोटाले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवराज सिंह चौहान का बचाव किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर इस्तीफे का सवाल ही नहीं बनता, मामला कोर्ट में चल रहा है, आरोप लगते रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान और हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पद पर बने रहेंगे, जबकि असम के सीएम तरुण गोगोई पर फैसला भी बाकी है। लोकसभा की हार पर मंथन के लिए बनी कांग्रेस की एंटनी कमेटी आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं से मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक एंटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 6 जुलाई तक सौंपेगी। सूत्रों ने बताया कि जुलाई में कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई पुराने महासचिवों को हटाया भी जा सकता है। आज कर्नाटक के राज्यपाल एचआर भारद्वाज और त्रिपुरा के राज्यपाल देवानंद कोनवार रिटायर हो रहे हैं। एचआर भारद्वाज की जगह तमिलनाडु के राज्यपाल के रोसैया को कर्नाटक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। देवानंद कुमार की जगह मिजोरम के राज्यपाल बी पुरुषोत्तम को त्रिपुरा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर राज ठाकरे पर निशाना साधा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में 3 विलेन हैं। उद्धव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 1 विलेन को हराया, 2 को विधानसभा चुनाव में हराऊंगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत का दम जरूर भरा। अब खबर डीयू एडमिशन विवाद की। डीयू में एडमिशन का सस्पेंस अब खत्म हो गया है। सोमवार से शुरू होगी एडमिशन की प्रक्रिया। डीयू के कुलपति दिनेश सिंह ने एक बयान जारी कर कहा कि विश्वविद्यालय ने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को वापस ले लिया है।
दिनेश सिंह ने यह भी कहा कि अब 2012-13 सत्र के मुताबिक 3 साल के कोर्स में एडमिशन होगा। कुलपति दिनेश सिंह ने 4 साल के कोर्स को वापस लेते हुए कहा कि हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये समय की मांग है। दिनेश सिंह ने सभी प्रिंसिपल से जल्द एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा। 4 साल के कोर्स को वापस लेने के ऐलान से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने यूजीसी को एक पत्र भी लिखा था। डीयू के रजिस्ट्रार के नाम भेजी इस चिट्ठी में लिखा है कि यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइडलाइंस का पालन करेगी। डीयू के कॉलेजों के प्रिंसिपल्स ने बैठक कर एडमिशन प्रक्रिया को लेकर चर्चा की। प्रिंसिपल्स की बैठक में फैसला हुआ कि कुलपति से चर्चा करने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इस पूरे मामले पर 12 प्रिंसिपल्स की एक कमेटी भी बनाई गई है। 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को वापस लेने का दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में जश्न मनाना शुरू हो गया। छात्रों के भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में एक बार फिर बदलाव के संकेत दिए। कार्मिक मंत्रालय ने इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग को अध्ययन करने को कहा है, जिसके बाद यूपीएससी जल्द विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकती है। उधर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में बदलाव के लिए जगह जगह प्रदर्शन किया गया। छात्र यूपीएससी की सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा से सीसेट को हटाने और मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को सरल करने की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार जल्द योजना आयोग के नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। सूत्रों के मुताबिक बजट की तैयारी में योजना आयोग भी शामिल है, इसलिए 10 जुलाई को बजट पेश करने से पहले इसका गठन हो जाएगा। पीएम मोदी जल्द योजना आयोग का भी पुनर्गठन करेंगे। योजना आयोग उपाध्यक्ष की रेस में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम सबसे आगे है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसलिए मोदी इसके चेयरमैन हैं। पिछले महीने केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद मोन्टेक सिंह अहलुवालिया के इस्तीफे से आयोग उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। दिल्ली सटे फरीदाबाद में देर रात एक ट्रक अचानक आग की लपटों में घिर गया। फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब यह ट्रक सेक्टर 55 की ओर जा रहा था। ट्रक पर गत्ते लदे थे, अचानक गत्ते से आग की चिंगारी उठी और पल भर में पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ओवरलोडेड था। जैसे ही यह हार्डवेयर चौक पहुंचा, ये बिजली के तार से छू गया। बिजली के तार छूते ही गत्तों में आग लग गई। ट्रक का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। बीच सड़क पर ट्रक को जलता देख आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। लोगों का आरोप है कि दमकल की टीम काफी देर बाद पहुंची। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब खबरें क्राइम की। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर एक जज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। इस हादसे में जज रामास्वामी और उनकी दूसरी बेटी बुरी तरह घायल हो गई। ग्रेटर नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में दोनों का इलाज चल रहा है। जज रामास्वामी अपनी कार से दिल्ली से आगरा जा रहे थे, तभी 0 पॉइंट पर 89 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। मेरठ के शिवनगर कॉलोनी में कार सवार बदमाशों ने एक लड़की को उसी के घर के आगे से किडनैप कर लिया। 6 जुलाई को लड़की की शादी होनी है। पुलिस अभी तक अगवा करने वालों का पता नहीं लगा पाई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भैंस चोरी के दौरान गोलियां चली। गोली भैंस मालिक के पैर को छूकर निकल गई। गाजियाबाद में संजय नगर में गुरुवार रात एक तबेले से 6 बदमाशों ने कई भैंसों की चोरी की। भैंस मालिक की नींद खुली तो बदमाशों ने जाते जाते उनके ऊपर भी फायरिंग कर दी। भैंस चोरी और गोलीबारी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर एक महिला से रेप का आरोप लगा है। पीड़ित महिला के मुताबिक शादी से लौटते वक्त आरोपी राशिद ने उसे और उसकी 2 बेटियों को गाड़ी में लिफ्ट दी। बीच रास्ते में राशिद ने सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। उसके समर्थकों ने महिला की दोनों बेटियों को पिस्तौल दिखाकर बंधक बना लिया। वहीं राशिद ने सुनसान जगह पर महिला की इज्जत लूटी। पुलिस ने 3 दिन बाद मामला दर्ज किया। यूपी के बिजनौर में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर एक लड़की से छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि एसपी के स्थानीय नेता नसीम राणा अपने दोस्त अरशद के साथ घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ की। पीड़ित के घर वालों का आरोप है कि आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस मदद नहीं कर रही। मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़के की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग को वजह बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक आदिवासी लड़की से शादी करके फरार होने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित लड़की ने विशाल नाम के लड़के पर शादी का ढोंग रचकर रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक हॉस्टल में एक छात्र के यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोप है कि ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर ने हॉस्टल के बाथरूम में ले जाकर छात्र का यौन शोषण किया। बिहार के समस्तीपुर में एक पिता ने अपने दामाद की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी पिता बेटी की लव मैरिज से नाराज चल रहा था। कोलकाता में 18 साल की एक लड़की ने फेसबुक पर अपनी अश्लील फोटो देखकर सुसाइड कर लिया।
सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के एक फेसबुक फ्रेंड ने फोटो एडिट कर उसकी अश्लील तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट की थी। आरोपी ने लड़की का मोबाइल नंबर भी डाल दिया, जिससे लड़की के पास अश्लील कमेंट्स और फोन आने लगे थे। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी सीएसटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। आग सीएसटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास कमर्शियल बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से चौथे और 5वें फ्लोर तक फैली। आग लगने के फौरन बाद बिल्डिंग से लोगों को निकाला गया, प्लेटफॉर्म को खाली करा लिया गया। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। सीमांत के ईस्ट गोदावरी में गेल की पाइपलाइन में लगी भयानक आग से मरने वालों की संख्या 15 हो गई। ईस्ट गोदावरी के नगरम के पास गुजरने वाली गेल के अंडरग्राउंड पाइपलाइन में कल सुबह करीब 6 बजे आग लगी थी। ईस्ट गोदावरी में पाइपलाइन के आसपास बसे गांव के लोगों को प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल हादसे के मृतकों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इस हादसे पर पेट्रोलियम मंत्री और गेल चेयरमैन से भी बात की। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गेल हादसे की उच्चस्तरीय जांच के लिए कमेटी बना दी है। जांच कमेटी में गेल और ओएनजीसी को शामिल नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गेल पाइपलाइन हादसे में किसी तरह की साजिश से इनकार किया है। गेल ने कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया और पाइपलाइन में गैस की सप्लाई रोक दी गई। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायण से गवाह के तौर पर पूछताछ की। नारायण उस समूह में शामिल थे जिसने हेलीकॉप्टर खरीद से पहले टेंडर की प्रक्रियाओं को देखा था। पश्चिम बंगाल के गवर्नर बनने से पहले एमके नारायण राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि मराठी बोलने वाला हर शख्स मराठा है, इसलिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र कैबिनेट ने मराठा को 16%, मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया था। महाराष्ट्र में ईसाइयों ने भी रिजर्वेशन की मांग की है। उधर महाराष्ट्र में मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने का सरकार के फैसले को बीजेपी ने गलत बताया। सेक्स एजुकेशन पर बैन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यू टर्न ले लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मीडिया ने उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सेक्स एजुकेशन जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा न मिले। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्कूलों में यौन शिक्षा पर पाबंदी लगाने की बात कही थी। उनका कहना था कि राज्यों को मूल्यों पर आधारित शिक्षा और भारतीय संस्कृति की पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। साथ ही हर्षवर्धन ने छात्रों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खुलासा करते हुए कहा है कि जब वो पैदा हुई थी तो कुछ लोगों ने उनकी मां से बेटी को बोझ बताते हुए उन्हें मारने की सलाह दी थी। स्मृति ईरानी ने बात भोपाल के मॉडल स्कूल में कन्या भ्रूण हत्या से जुड़े सवालों के जवाब के दौरान कही। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को खत्म करना सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए नई नीति बनाएगी और इसे शीघ्र लागू किया जाएगा। विद्या बालन को वडोदरा में विरोध का सामना करना पड़ा। वो अपनी फिल्म बॉबी जासूस के प्रमोशन के लिए वडोदरा पहुंची थी। इधर पीएम मोदी के प्रस्तावक रहे चाय वाले किरण महिंद्रा की दुकान पर मोदी के गेटअप में पहुंचना चाहती थी, जिसका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। वहीं बीजेपी के बाहुबली विधायक मधु श्रीवास्तव ने विद्या बालन और उनके बाउंसरों को खुलेआम देख लेने की धमकी तक दे डाली। यूपी के बस्ती में लोगों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का पुतला फूका। उन्हें शंकराचार्य के पद से हटाने की मांग की। वाराणसी में काशी विद्वत परिषद ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के साइट पर दिए बयान का समर्थन किया है। राजस्थान के बांसवाड़ा सांसद मानशंकर नेनामा को निर्वाचन आयोग ने चुनाव में ज्यादा खर्च करने पर नोटिस भेजा है। नोटिस में चुनाव आयोग ने पूछा है कि खर्च की सीमा 77 लाख रुपए के बदले 75 लाख रुपए क्यों खर्च किए। अगर मानशंकर नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उनकी लोकसभा सदस्यता पर संकट आ सकता है। अखिलेश सरकार पर सीएजी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। 190 योजनाओं के लिए आवंटित 4062 करोड़ रुपए बिना खर्च हुए वापस हो गए। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार की 76 घोषित योजनाओं पर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। बुंदेलखंड में वर्षा और जल संचयन के 18 करोड़ रुपए मजदूरी दर तय नहीं होने की वजह से वापस हो गए। किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए 30 करोड़ 50 लाख में से 62% रकम यूं ही रह गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इन दिनों उत्तराखंड की वादियों में छुट्टियां मना रही हैं। सोनिया गांधी पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के कौसानी में घूम रही हैं। सोनिया गांधी कौसानी में अपने पारिवारिक दोस्त सुमन दुबे के घर पर रुकी हैं। बताया जा रहा है कि कौसानी प्रवास की खबरें मीडिया में आने से वो नाराज हैं।
अरुणाचल प्रदेश के सीएम नबाम तुकी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम नबाम तुकी ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात को पॉजिटिव बताया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सलियों से सरकार बातचीत नहीं करेगी। राजनाथ सिंह का कहना है कि अगर नक्सली हमला करेंगे तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने नक्सल प्रभावित राज्यों को स्पेशल फोर्स बनाने में भी मदद का भरोसा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्र राज्य सरकारों को जरूरी संसाधन भी मुहैया कराएगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की बैठक के बाद कही। बैठक के दौरान गृह मंत्रालय के साथ साथ आईबी और सीआरपीएफ की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया। आईबी ने नक्सल प्रभावित राज्यों के हालात के बारे में जानकारी दी, तो वहीं सीआरपीएफ ने 2014 में किए नक्सल ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 से अगवा की गई एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। पड़ोस में रहने वाली एक महिला उससे जबरन देह व्यापार करवा रही थी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मंडाली इलाके में नॉर्थ ईस्ट की एक महिला ने चेन छीनकर भाग रहे 2 आरोपियों को धर दबोचा। असम की रहने वाली महिला अपनी स्कूटी से जा रही थी। उस वक्त बाइक सवार 2 लड़कों ने उसकी चेन छीन ली। दोनों बदमाशों को पकड़ने के बाद महिला ने शोर मचाया। आसपास मौजूद लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली में एनडीएमसी के कार पार्किंग का किराया 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो सकता है। बढ़ा किराया कब से लागू होगा अभी ये तय नहीं हुआ है। जेएनयू में हिंदी में कामकाज को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया। कई छात्र संघों ने हिंदी में फॉर्म, सूचना और पत्राचार का विरोध किया है। बद्री केदार समिति ने केदारनाथ धाम में भारतीय पुरातत्व विभाग के कामकाज पर सवाल उठाया है। मंदिर समिति के मुताबिक एएसआई ने मंदिर परिसर में काम का दावा किया है, वो संदेह के घेरे में है। दरअसल मंदिर समिति ने पुरातत्व विभाग के पिछले 5 महीने में किए गए काम की जांच शुरू कर दी है। शिव की नगरी काशी में अब गंगा नदी पर 84 नहीं बल्कि 86 घाट होंगे। सीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय और समाजवादी चिंतक लोक बंधु राजनारायण के नाम से 2 नए घाट बनाए जाएंगे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आम फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें नमो आम की धूम है। एक गुणगान में 300 से ज्यादा किस पे आम को उगाने वाले करीमुल्ला को इस फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां तबाही मचा रही हैं। राजधानी गुवाहाटी सहित 5 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। गुवाहाटी में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई जायजा लिया। कमजोर मानसून ने सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में मानसून की रफ्तार ठहर गई है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से अब तक देश में सामान्य से 41% कम बारिश हुई, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे कम है। बारिश न होने से देश के कई राज्य सूखे की चपेट में हैं, जिससे धान, गन्ना और मक्के जैसी फसलों की कीमतों में तेजी आ सकती है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 20 जून के हफ्ते में 1.38 अरब डॉलर बढ़कर 314.92 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पिछले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 95.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 313.53 अरब डॉलर रहा था। ट्राई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दूरसंचार कंपनियों ने अप्रैल में 28.1 लाख नए ग्राहक बनाए हैं। इसमें शहरी और ग्रामीण मोबाइल कनेक्शनों में इजाफे के साथ देश भर में कुल फोन ग्राहकों का आंकड़ा 93.58 करोड़ पहुंच गया। इंडिया के ई कॉमर्स सेगमेंट में जनवरी 2010 से जून 2013 के बीच करीब 8,000 करोड़ रुपए का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है। केयर की स्टडी के मुताबिक भारत के ई कॉमर्स कैटेगरी में हुई डील्स की संख्या एशिया में सबसे ज्यादा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने कहा कि वो मुंबई में हाई ऑयल एंड गैस फील्ड को फिर से विकसित करने के लिए 5700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के मुताबिक इस निवेश से 2030 तक 69.97 करोड़ टन कच्चा तेल और 5.253 अरब क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हो सकेगा। इराक में 4 भारतीय नर्सें हिंसाग्रस्त इलाके में लौट गई हैं। इराक में सेना ने तिर्किश शहर पर आतंकियों पर कार्रवाई की। इराक में सुन्नी आतंकियों से लड़ने के लिए इराक से धर्मगुरुओं ने सभी लोगों से एकजुट होने की अपील की है।